नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा। बुलेटिन में बात देवभूमि की, लेकिन उससे पहले रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की ओर। धामी कैबिनेट की बैठक में 36 प्रस्तावों पर लगी मोहर। बैठक में विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश करने पर नहीं हुई चर्चा। केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए बीजेपी तैयार। आशा नोटियाल को मिल सकता है टिकट। विधायक शैला रानी रावत के निधन के बाद खाली हुई थी केदारनाथ सीट। स्वतंत्रता दिवस को लेकर प्रशासन की तैयारियां जारी। पुलिस की ओर से चलाया जा रहा है संघन चेकिंग अभियान। चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मियों की तैनाती। प्रदेश के 8 जिलों में भारी बारिश की संभावना। उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर, टिहरी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी और हरिद्वार में येलो अलर्ट। लोगों से सावधानी बरतने की अपील। हल्द्वानी में नगर निगम के पास लावारिस बैग में मिलने से मचा हड़कंप। पुलिस ने ट्रैफिक रोककर ली बैग की पूरी तलाशी। स्वतंत्रता दिवस को लेकर अलर्ट पर है पुलिस। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस के अवसर पर होगा कार्यक्रम का आयोजन। बीजेपी की ओर से की गई है तैयारी। हरिद्वार में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। किसान व्यापारी से लूट करने वाला आरोपी हुआ गिरफ्तार। हल्द्वानी में डायग्नोसिस सेंटर से लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग ने आग पर पाया काबू। आग लगने के कारण का नहीं हो सका खुलासा। हल्द्वानी में भतीजे ने चाची को उतारा मौत के घाट। प्रॉपर्टी विवाद के चलते ली जान। आरोपी की तलाश कर रही पुलिस। विकासनगर में स्कूल को चोरों ने बनाया अपना निशाना। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामला किया जांच। बढ़ेंगे खबरों की ओर, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 36 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मोहर लगी। वहीं बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में विधानसभा सत्र के दौरान अनुपूरक बजट पेश करने को लेकर कोई चर्चा नहीं की गई है। साथ ही उन्होंने मानसून सत्र को लेकर भी जानकारी दी। 36 प्रस्तावों पे कैबिनेट ने मोहर लगाई है। उसमें विभिन्न हमारे विभागों के द्वारा जो 36 मुद्दे थे उस पर चर्चा की गई है। एक अलग से एक प्रस्ताव और आया, मतलब 36 + 1 37 प्रस्तावों पे माननीय कैबिनेट ने मोहर लगाई है। बिल्कुल सत्र के लिए हम लोग तैयार हैं। हम लोग 20 तारीख को 21, 22, 23 को हमारा जो विधानसभा सत्र होना है, और सरकार भी तैयार है, हमारे माननीय मंत्रीगण तैयार हैं। और ये कह सकता हूँ कि मैं सभी हमारे माननीय विधायकगण जो हमारे सत्ता पक्ष हैं वो 20 तारीख को वहाँ सब पहुँचेंगे, ऐसे उनसे अपेक्षा की है। विधान मंडल दल की बैठक भी हम 20 तारीख की शाम को वहाँ पे करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें मौजूद होंगे। और मैं सबसे अपील कर रहा हूँ कि ये हमारा सत्र सभी लोग, चाहे वो पक्ष के हों विपक्ष के हों, सभी लोग इस सत्र को अच्छे ढंग से चलाने में अपना सहयोग प्रदान करें, ऐसी मैं उनसे उम्मीद भी। तो वहीं देश भर में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, और इसी कड़ी में रुड़की में भयूमा की ओर से तिरंगा रैली का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम धामी ने भी शिरकत की। आपको बता दें कि भाजयुमा की ओर से ये हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की, और साथ ही इस रैली में बाइक चलाते हुए भी नजर आए। साथ ही प्रदेश में मंत्रिमंडल में मंत्रियों के 4 पद खाली हैं। इन सभी पदों को भरने के लिए बीजेपी की ओर से कवायद भी की जा रही है। वहीं इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी में सब कुछ संगठन स्तर से होता है, फिलहाल इसकी प्रक्रिया जारी है। नहीं, दिशा में काम चल रहा है, और चूंकि संगठन की एक प्रक्रिया के तहत सब काम हमारे यहाँ होते हैं, वो काम आगे बढ़ रहा है। तो उधर प्रदेश में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री धामी हर चुनौतियों पर खरे उतरते रहे हैं। हाल ही में हुई कांवड़ यात्रा का सफल समापन हुआ है। वहीं केदारनाथ में आई आपदा में भी बेहतर प्रबंधन का नजारा देखने को मिला। तकरीबन चर्चा उस पर हो चुकी है, और
और जब भी हरी झंडी ऊपर वालों की मिलेगी, ऊपर वालों के बैठकर जो भी वो निर्णय करेंगे उसको लागू किया जाएगा। सरकार बहुत बढ़िया चल रही है, अच्छी चल रही है, मजबूती से चल रही है। धामी जी के नेतृत्व के अंदर जितनी भी चुनौतियां हमारे सामने मिल रही है, अभी कावड़ सेवा के अंदर आपने देखा होगा किस प्रकार से प्यार और स्नेह से कावड़ वहाँ से होकर गई हैं, गंगा जल लेके लोग गए हैं। आपने अभी देखा होगा जिस प्रकार से वहाँ पर प्राकृतिक आपदा है उसमें लगातार सरकार लगी रही है। सरकार ने कैजुअलिटी कम से कम हुई है, इसका बहुत अच्छा प्रयास किया है। हेलीकॉप्टर सेवा केंद्र से मोदी जी के द्वारा जो मदद दी गई है, और जो मोदी जी का सपना है कि ये शतक उत्तराखंड का उसके लिए उत्तराखंड आगे बढ़ने का काम कर रहा है। तो उधर पंचायत चुनाव में वोट डालने का अधिकार दिए जाने की मांग को लेकर हल्द्वानी एसडीएम कोर्ट में गोला पर सुल्तान नगरी से आए लोगों ने प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि साल 2008 तक वे पंचायत चुनाव में वोट डालते थे, लेकिन उसके बाद 15 ग्राम पंचायतों से मतदान करने का अधिकार छीन लिया गया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि लोकसभा और विधानसभा में ग्रामीण तो वोट डालते हैं, लेकिन पंचायत चुनाव में उनका मतदान देने का अधिकार छीन लिया गया है। गोलाबाद क्षेत्र में हर जगह से, चाहे धर्मगढ़ का मामला है, चाहे घाटजाला, चाहे सुल्तान नगरी, सभी जगह से एक बंद क्षेत्र है कह के काट दिया गया, जिसमें कि इससे पहले पूर्व में हम लोग लगातार 2014 तक हम लोग वोट डालने का अधिकार था। हम लोग जनप्रतिनिधि लोग चुने गए थे, और हमारा जो सुल्तान नगरी है इसमें 14 में ही कटे थे, 8 में यहाँ भी चुनाव लड़ा थे लोगों ने और जनप्रतिनिधि बने थे। हाँ, और कई जगह 19 में काट दिए गए। तो लगातार ये इस तरीके से जो लोगों को वंचित किया गया उसका हम जोर विरोध करते हैं, और ये मांग करते हैं कि हमें भी 2024 का जो चुनाव है तो इसमें हमें वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि मेन जो है वोट डालने का जो अधिकार है, जो तीर्थी पंचायत चुनाव है, इसी को लेकर के हमारा जो लोगों का दुख दर्द है इसी से देखा जाता है कि ग्राम प्रधान और ब्रिटिश मेंबर और क्या कहते हैं हमारे जो जिला पंचायत जो एरिया आती है तो विकास कार्य किए जाते हैं, उसी मत से देते हैं। गोलापार में जो ग्राम पंचायतें हैं, हर ग्राम पंचायत में राजस्व द्वारा पट्टे दिए गए, जो लगातार मैं कह रहा हूँ कम से कम 3-3 पीढ़ियां वहाँ पर बसियत हो गई, 50-50 साल लोगों को रहते हुए हो गए। और वहाँ पर मैं अगर बात करूँ सरकारी चीज़ें, सारी सुविधाएं, जैसे मैं कह दूँ आंगनबाड़ी और बिजली के बिल, पानी के बिल और आधार कार्ड और अन्य सुविधाएं, चीज़ें सब हैं। पर दुर्भाग्य यह है कि विधानसभा में, लोकसभा में वोट डालने का अधिकार तो दिया, परंतु ग्राम सभा में ग्राम प्रधान को वोट डालने का अधिकार से वंचित किया गया। ये 2008 की बात थी। 2008 में ग्राम पंचायतों में वोट पड़ते थे, और मैं 2 बार एक बार क्षेत्र पंचायत, वर्तमान में ग्राम प्रधान वाइफ है मेरी। पर ये बड़ा दुर्भाग्य है, चाहते हुए भी हम लोग इन लोगों की मदद नहीं कर सकते। तो वहीं प्रदेश में केदारनाथ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। वहीं बीजेपी से केदारनाथ की पूर्व विधायक और वर्तमान में बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल का नाम सामने आ रहा है। बता दें कि बीजेपी से पूर्व विधायक शैला रानी रावत के लंबी बीमारी के चलते निधन के बाद केदारनाथ विधानसभा सीट खाली पड़ गई है, जिसके बाद से अब आशा नौटियाल को टिकट दिया जा सकता है। मैं पार्टी की कार्यकर्ता हूं और 90 के दशक से हम लोग पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने का हम सब ने मिलकर काम किया है। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि केदारनाथ जो उपचुनाव अभी होने वाले हैं उसमें पार्टी का निर्णय सर्वोपरि होगा, और जो पार्टी का निर्णय होगा उस पर सब मिलके काम करेंगे। रुक करेंगे खबरों का, जहां किच्छा में 14 अगस्त यानी आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा, जिसको लेकर किच्छा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला और बीजेपी के जिलाध्यक्ष कमल जिंदल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बताया कि प्रदेश में सभी जिलों में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। विभाजन विभीषिका दिवस हम भारतीय जनता पार्टी की जिला इकाई द्वारा मना रहे हैं। इस कार्यक्रम के संयोजक किच्छा क्षेत्र के पूर्व विधायक आदरणीय राजेश शुक्ला जी हैं। इसमें हम जो विभाजन की विभीषिका में जो लोग शहीद हुए उनके परिवारजनों को सम्मानित करेंगे, और लोगों को विभाजन विभीषिका के समय जो अत्याचार हुए, जो अनाचार हुए, उसको लोगों को, जो लोग आएंगे वो अपने संस्मरण लोगों को बताएंगे, और जो शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देंगे। ये कार्यक्रम पार्टी की तरफ से है, जो हम यहाँ शाम को 4 बजे
एक वेंकट हॉल है ग्रांड हेरिटेज रुद्रपुर रोड पे, वहां पे हम एक कार्यक्रम कर रहे हैं। तो पार्टी का मकसद है कि नई पीढ़ी इस बात से वाकिफ हो कि हमारे बुजुर्गों ने कितनी शहादतें दी हैं, कितनी कुर्बानियां दी हैं, इस देश के विभाजन जो गलत नीति से हुआ उसके कितने दुष्परिणाम और कितना कष्ट सहा उन लोगों ने, कितना कुछ खोया है। तो उससे लोग प्रेरणा लें, आने वाली पीढ़ियां, इस उद्देश्य से कार्यक्रम हो रहा है। और हमारा सौभाग्य है कि इस कार्यक्रम में हमारे इस जिले के प्रभारी मंत्री गणेश जोशी जी आ रहे हैं, और उससे बड़ा सौभाग्य है कि हमारे जो संगठन मंत्री जी हैं अजय जी भाई साहब, वो भी मुख्य वक्ता के रूप में यहाँ आ रहे हैं। तो हम कार्यकर्ताओं के सामने एक अच्छा अवसर है और जनता यहाँ सब इकट्ठी होगी, समाज का पूरा सहयोग मिल रहा है। सभी समाज के लोग जो प्रभावित रहे परिवार, वो सब बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। तो उधर स्वतंत्रता दिवस को लेकर प्रशासन की ओर से तैयारियां की जा रही है। स्वतंत्रता दिवस पर किसी भी तरह से सुरक्षा में कोई कमी ना रहे, इसको लेकर हरिद्वार पुलिस की ओर से रोजाना संघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। दरअसल एसएसपी की ओर से चेकिंग के निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके बाद सभी पुलिसकर्मी पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहे हैं। 15 अगस्त के मद्देनज़र वैसे भी चौकसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि हमें सभी जितने भी हमारे ऐसे स्थान हैं जहाँ पर जो पब्लिक प्लेसेस हैं, रेलवे स्टेशंस हैं, जो भी महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशंस हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई भी संदिग्ध गतिविधि अगर प्रकाश में आती है, उसमें तत्काल कार्रवाई के हम लोगों के द्वारा निर्देश जारी किए जाते रहे हैं। इसी क्रम में हमारे जो डॉग स्क्वाड है, हमारे BDS की टीम है, इसके साथ साथ थाना प्रभारी जो व्यक्तिगत हमारे जो सत्यापन का अभियान है उसको अभी व्यक्तिगत तौर पर देखेंगे, चलाएंगे, और बहुत ही सघन जो हमारे सत्यापन अभियान के लिए इनको सभी को बताया जा चुका है। तो वहीं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मियों को अब सरकार की ओर से जीवन बीमा दिया जाएगा, जिस पर संविदा कर्मियों ने स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत और NHM की निदेशक स्वाति सिंह भदौरिया का आभार जताया है। बता दें कि जीवन बीमा के अंतर्गत अगर किसी भी संविदा कर्मी की मृत्यु होती है तो उनके परिवार को 10 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाती है। कि हमारे NHM के एम्प्लॉइज आउटसोर्स या कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज ही होते हैं, जिनको किसी प्रकार का सरकारी लाभ नहीं हो पाता यदि उनकी मृत्यु होती है। तो इसलिए ये कर्मचारी हित में ये फैसला लिया गया था और जनवरी 2024 में हमने LIC से इस तरीके का सामूहिक बीमा प्रोग्राम के अंतर्गत ये बीमा लिया, जिसका प्रीमियम भी NHM हम लोग खुद दे रहे हैं। और जो एम्प्लॉइज हैं उन से भी एक फॉर्म भी भरवाया जा रहा है, अभी सभी जिलों में भेज भी दिए गए हैं वो फॉर्म, जिसमें वो अपने नॉमिनीज आदि खुद ही डिसाइड कर सकते हैं, और जिनकी भी मृत्यु होगी तो उनके नॉमिनी को तत्काल ये पैसे उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके तो उधर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ हिंदुवादी संगठनों ने रैली निकालकर अपना आक्रोश प्रकट किया। हिंदुवादी संगठनों की मांग है कि केंद्र सरकार इस मामले में हस्तक्षेप कर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों की रुकावट की तरह काम करे। रैली का आज का हमारा उद्देश्य ये है, बांग्लादेश में जैसा कि सभी को विदित है कि बांग्लादेश में जो है थोड़ी सी सरकार क्या हिली कि बांग्लादेशी हिंदुओं पर अत्याचार हो गया। वहाँ विषय सरकारी नहीं है, बांग्लादेशी जो हिंदू हैं, हिंदुओं के साथ कत्लेआम वहाँ का जो मेन टारगेट है। तो जिहादी और कट्टरपंथी मानसिकता के लोगों ने वहाँ जो हिंदुओं का कत्लेआम किया है, उसके विरोध में हम आज एक रैली निकाल रहे हैं। मांगी है कि भारत सरकार उसमें दखल दे और जो अपने हिंदू हैं या तो उनको शरण दे या उनका संरक्षण सुनिश्चित करे। ठीक है, अगर ऐसा नहीं करती है भारत सरकार और जिहादी मानसिकता के लोग भी नहीं सुधरते हैं, तो ऐसा ना हो कि यहाँ के लोग उग्र हो जाएं और यहाँ फिर उसी प्रकार का नरसंहार कहीं अगर मान लो मुसलमानों के साथ होगा तो फिर सरकारों को भी दिक्कत होगी, शासन प्रशासन को भी दिक्कत होगी। हम ये चाहते हैं कि शांति व्यवस्था बनी रहे और ऐसे कदम उठाने पर लोगों को मजबूर ना किया जाए। वहीं राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से हम भारत में अल्पसंख्यकों और उनके हितों की बात करते हैं, उसी प्रकार बांग्लादेश में भी हिंदू अल्पसंख्यक है। भारत सरकार को चाहिए कि वह बांग्लादेश में बनी नई सरकार से बांग्लादेश में हो रहे हिंदू उत्पीड़न का समाप्त करने को लेकर बात कही। जब हम यहाँ माइनॉरिटी की हिफाजत की बात करते हैं, हम अपने देश में कहते हैं कि माइनॉरिटी की रक्षा करो, तो वहां हिंदू माइनॉरिटी में तो उसकी रक्षा की बात कैसे नहीं करेंगे। उसके लिए बिल्कुल सरकार को सख्ती से कहना चाहिए कि वहां की सरकार को, जो नई सरकार बनी है, उसको कहना चाहिए कि सख्ती से हिंदुओं की रक्षा करें, हमारे मंदिरों की भी रक्षा हो और हमारे वहां सब माइनॉरिटी की रक्षा क्यों नहीं होगी। जब यहाँ मुसलमान माइनॉरिटी में है, यहाँ सिख माइनॉरिटी में है और हम माइनॉरिटी के लिए कहते हैं कि माइनॉरिटी के साथ है, मैं आज भी बोल रहा हूँ माइनॉरिटी के साथ है, तो हम वहां बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटी में
उसकी वहां रक्षा होनी चाहिए, और उसके ऊपर कोई अत्याचार होता है वो गलत है। यहाँ पर आके हमारे मुख्य अतिथियों का स्वागत करें। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जनता टीवी पर लगातार जारी है। नमस्कार।